वेल, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन द रिकर्जन पीवाईक्यू। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्जन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिकर्जन पे बेस्ड गेट में आते ही हैं, साथ ही साथ पीएसयूज़ में भी आते हैं। और अगर किसी इंटरव्यूज़ में जाते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के, उसमें भी आपको रिकर्जन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो। इसका मतलब है कि हमें रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से ब्रश अप करना होगा, अगर आपको गेट में अपीयर होना है। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए आपको हर साल इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चंस है उन सभी को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि यहाँ क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, उसके साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में रिकर्जन में हो क्या रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, और कोई भी क्वेश्चन आप उठा कर देख लो, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे आप वर्क करते हो, तो आपको एक्चुअल डेप्थ का पता चलेगा कि आपको किस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अलग अलग क्वेश्चंस नहीं करोगे, तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की वजह से रिकर्जन कॉन्सेप्ट अगर आता भी है, उसके बावजूद भी आपसे गलती हो जाएगा। तो एटलीस्ट पीवाईक्यू तो आपको कर ही लेना चाहिए। और अगर और भी कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं रिकर्जन में बेस्ड, उनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर फाइनल आउटपुट आपको आ जाता है उस किसी रिकर्जन के क्वेश्चंस को बनाने में, तो उसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फिफ्थ वीडियो है रिकर्जन पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में, आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो पहला है कंसीडर फॉलोइंग फंक्शन डबल एफ डबल। यहाँ पे रिकर्जन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम एफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि गिव अ वैल्यू क्यू सच दैट एफ क्यू विल रिटर्न क्यू। एफ क्यू जो है मेरा मेन फंक्शन से कॉल होगा, और हमें क्यू का वो वैल्यू पास करना है इस फंक्शन में कि वो क्यू ही रिटर्न करे। ठीक है, ये कंप्लीटली मैथमेटिक्स है। आपको अगर मैथमेटिक्स का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यू कैन सॉल्व इट। इसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग के या रिकर्जन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसमें लगेगा नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स आपका सही होना चाहिए, लॉजिकल एबिलिटी आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम करेंगे। पहले हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी फंक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है कि एक फंक्शन गिवन है हमारा गेट, और उसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंटीजर एन। और कोई कंडीशन है, इफ एन लेस देन वन देन इट विल रिटर्न, अदरवाइज इट विल कॉल मल्टीपल टाइम्स गेट एन माइनस वन गेट एन माइनस थ्री। और हमें मेन फंक्शन से 6 पास करना है इस अपने फंक्शन में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। हमारा यहाँ पे स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम देखेंगे। थर्ड के बाद है फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन। यहाँ भी हमें पता करना है कि विच वन द फॉलोइंग विल हैपन, मीन्स इस प्रोग्राम में क्या चल रहा है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमें देखना है। तो वो हमें प्रोग्राम को एनालाइज करके समझ में आएगा, कोई भी डेटा वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम के बिहेवियर से हमें पता करना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि कोई भी इंटीजर या वेरिएबल इंटीजर लेके हम पास करा के एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन द फंक्शन कन्वर्ट इज कॉल्ड व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एज अ आर्गुमेंट। तो इसमें जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना पड़ेगा हमको, पढ़ के उसको हम वेरीफाई करेंगे अपने आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द प्रोग्राम बिलो। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकर्जन का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो हम इसलिए हमने इसको रिकर्जन वाले पार्ट में डाला है। वेल, हम पॉइंटर पे बेस्ड क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, बट इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, और व्हाट शुड बी द वैल्यू विल बी प्रिंटेड। ओके, तो ये इतने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो इस लेक्चर में कवर करेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट होगा वो होगा फंक्शन पे बेस्ड पीवाईक्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर
फर्स्ट क्वेश्चन। तो कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन एफ गिवन है, राइट। डबल एफ, डबल डबल है, डबल क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। एंड जो हम आर्गुमेंट ले रहे हैं वो भी मेरा डबल डेटा टाइप का है। और यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं इफ़ एब्सोल्यूट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन 0.01 देन इट विल रिटर्न एक्स। अदरवाइज अगर ये लेस देन नहीं है तो अदरवाइज इट विल रिटर्न दिस। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिव अ वैल्यू क्यू अप टू 2 डेसिमल सच दैट एफ क्यू विल रिटर्न क्यू। ठीक है, तो एफ क्यू अगर हम किसी भी मेन फंक्शन से इसमें उसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, किसी भी मेन फंक्शन से अगर हम इसको कॉल करते हैं एफ क्यू को कॉल करते हैं, ओके। तो देखो रिटर्न कहाँ कहाँ से हो सकता है, या तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, या अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स में आए तो हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और रिकर्जन का जहाँ तक बात है, वो यहाँ से मेरा रिकर्जन हो रहा है। ठीक है, फाइनली ये कंडीशन मेरा जब ट्रू होता है तो हम फाइनली इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सी फिर से देखो, हम मेन फंक्शन से एफ क्यू कॉल कर रहे हैं, क्यू का कोई वैल्यू होगा। अगर हमको इस कंप्लीट फंक्शन से बाहर आना है देन दिस इफ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, हम रिटर्न हो जाएंगे अपने प्रीवियसली कॉल्ड फंक्शन पे आ जाएंगे। और अगर हम फंक्शन को कॉल करना है हमको कंटिन्यूस, तो मेरा ये एल्स पार्ट में आना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गिव अ वैल्यू क्यू सच दैट एफ क्यू विल रिटर्न क्यू, मतलब रिटर्न वैल्यू क्यू होना चाहिए, राइट। तो रिटर्न वैल्यू क्यू होना चाहिए मतलब एक्स का वैल्यू क्यू होना चाहिए, या ये वैल्यू क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इफ कंडीशन में जो कंडीशन चेक हो रही है, जैसे एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन 0.01, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन 0.01, इसका मतलब है माइनस 0.01 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन 0.01। ठीक है, अब दोनों से कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले केस को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस 0.01, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस 0.01 ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2.99, आई गेस आफ्टर सब्ट्रैक्शन आई विल गेट दिस वन, ओके। और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2.99। ठीक है, सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा। हम्म, और दूसरा है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन 0.01, इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 3.01 और एक्स इज लेस देन रूट अंडर 3.01, मतलब एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगा 2.99 से, या एक्स का वैल्यू लेस देन होगा 3.01 से। ठीक है, अगर ये कंडीशन आता है तो ही ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये तभी ये रिटर्न एक्स करेगा, और जो भी एक्स हमारे पास रिटर्न हुआ है वो वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, जो हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि क्यू का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वही क्यू है, मीन्स हम एफ क्यू कॉल कर रहे हैं, एक्स में जा रहा है, एक्स कैलकुलेट हो रहा है, हम यहाँ रिटर्न क्यू कर रहे हैं। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें एक्स का रूट मिला वो ये मिला, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए इतना से, एक्स लेस देन होना चाहिए इतना से। अब चलो, अब हम आते हैं एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या हो रहा है, एल्स पार्ट में आप देखोगे, एल्स पार्ट में यहाँ पे
एक्स बाय टू प्लस 1.5 बाई एक्स, एक्स बाय टू प्लस 1.5 बाई एक्स। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है, कुछ भी अगर हम रिटर्न कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू क्यू, मीन्स एक्स की जगह पे हम क्यू पास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्यू बाई टू प्लस 1.5 बाई क्यू इक्वल्स टू क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर प्लस 3/2 क्यू, हम यहाँ आ जाएंगे 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 = 2 क्यू स्क्वायर एंड क्यू इक्वल्स टू √3। अब यहाँ क्या देख रहे हो, क्यू का वैल्यू यहाँ भी एक क्यू ही है, क्यू इज ग्रेटर देन 2.99 है, क्यू इज लेस देन √3.01 है एंड क्यू इक्वल टू √3 है। इसका मतलब दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है √3, और ये हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो क्यू का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 1.73। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1.73 आंसर। अगर हम ये वैल्यू पास करते हैं तो यही वैल्यू हमें रिसीव होगा, राइट। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वेल दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक गेट फंक्शन है और इस गेट फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, लाइक गेट ऑफ गेट इंट, और एन की वैल्यू क्या है 6 है, और हम कॉल करेंगे दिस आर्गुमेंट विल पास्ड इनटू द गेट फंक्शन जहाँ पे n इक्वल्स टू 6 होगा एंड फर्दर एग्जीक्यूशन जो भी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन गिवन है, इफ़ n लेस देन 1 है तो वो रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन विल टर्मिनेटेड। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है एग्जीक्यूशन, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है देन वी विल कम टू नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे गेट n-1 कॉल होगा, और जब गेट n-1 कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन देन इट विल कम टू नेक्स्ट लेवल, मीन्स गेट n-3 कॉल होगा। फिर गेट n-3 अगर कंप्लीट कर देगा एग्जीक्यूशन उसके बाद हमें प्रिंटफ आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि इफ गेट 6 फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड इन मेन फंक्शन देन हाउ मेनी टाइम्स विल द गेट फंक्शन बी इन्वोक्ड बिफोर रिटर्निंग टू द मेन फंक्शन। यहाँ पे प्रिंटफ एन का वैल्यू क्या होगा वो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि गेट फंक्शन कितनी बार कॉल होगा अगर हम मेन फंक्शन से 6 आर्गुमेंट पास करते हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग रिकर्सिव मेथड लाइक टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ n-1 प्लस टी ऑफ n-3, ठीक है, प्लस 2। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ गेट n-1, मतलब गेट n-1 कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए ये टाइम है टी ऑफ n-1, और गेट n-3 कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए टाइम है टी ऑफ n-3। ठीक है, तो ये इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये इस मेथड को हम जब एल्गोरिदम में हम पढ़ेंगे, एल्गोरिदम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एल्गोरिदम सब्जेक्ट का, इन दैट केस वी विल सी how we can solve any question using recursive method। अदरवाइज हम रिकर्जिव मेथड ये रिकर्जन यूज करके हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम गो थ्रू करते हैं ईच बाय स्टेप इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड और यू विल फील हाउ रिकर्जन इज हैपन, और किस तरह से वैल्यू रिटर्न हो रही है, किस तरह से फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट क्लियर्ड अगर हम रिकर्सन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। गेट n इक्वल्स टू 6 जैसे हमने पास किया आर्गुमेंट, एंड दिस n इक्वल्स टू 6 इज लेस देन 1, इन दैट केस व्हाट हैपन, 6 जो है लेस देन 1 है नहीं है, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा इट विल कम टू गेट n-1। तो यहाँ गेट n-1 पे हम आएंगे, गेट n-1 मतलब 6 - 1 5। ठीक है, अब गेट 5 जैसे ही कॉल होगा तो अभी ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फिर गेट 5 कॉल होगा, तो यहाँ पे गेट 5 n इक्वल्स टू 5 हमने पास किया, और ये भी इफ़ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इन दैट केस g ऑफ n-1 मीन्स 4। फिर ये कॉल होगा g फंक्शन, हमने शॉर्ट फॉर्म में g लिख दिया गेट के जगह पे बिकॉज गेट विल टेक मोर स्पेस,
उसके बाद g इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 4, देन g of 4 minus 1 3, then 3 will be passed in this function g of n equals to 3, और यहाँ पे g of 3 minus 1 2, राइट, एंड g of n equals to 2 हमने पास किया, देन 1, देन g of 1 हमने पास किया, n equals to 1. नाउ 1 लेस देन 1 इनकरेक्ट है, बिकॉज 1 इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे g ऑफ n माइनस 1 g0. के बाद हमने g0 फंक्शन कॉल किया n इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 0 लेस देन 1 है, इसका मतलब मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी विल रिटर्न. हम रिटर्न हो जाएंगे और हम आ जाएंगे वापस g0 इंस्टेंस के पास. यहाँ से ये कॉल हुआ था. अब ये g0 इंस्टेंस जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, राइट, मतलब कि ये फंक्शन जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है. तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे. नेक्स्ट लाइन क्या है, g ऑफ n माइनस 3. यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 3 क्या होता है, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 2. तो हम यहाँ आएंगे नेक्स्ट लाइन में, और हमने -2 हमें कॉल किया है जी फंक्शन को. यहाँ पे मेरा n इक्वल्स टू -2, ठीक है. यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा. तो g इक्वल्स टू n इक्वल्स टू -2 आया. जब n इक्वल्स टू -2 आएगा तो -2 इज लेस दैन 1, करेक्ट. तो ये मेरा रिटर्न हो जाएगा. जब हम रिटर्न होंगे तो g इक्वल्स टू -2 पे हम आ जाएंगे, इस वाले इंस्टेंस पे. अब इसके बाद क्या प्रिंट ऑफ है, प्रिंट ऑफ n. अब यहाँ जो प्रिंट होगा वो n का वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब n का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे हम 1 प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू राइट हियर बिकॉज इट विल टेक मोर स्पेस, ठीक है. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 मेरा प्रिंट हो जाएगा. फिर हम रिटर्न हो जाएंगे g1 पे. g1 पे जब जाएंगे तो ये भी इसने भी कॉल किया था. ये सारे एग्जीक्यूशन होने के बाद हम जब रिटर्न होंगे फाइनली, हम रिटर्न होंगे यहाँ g1 पे. अब इसका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट लाइन है n-3. 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, राइट. तो -1 है, तो -1 इज लेस दैन 1, राइट. देन I will pass this one n equals to -1, और यहाँ पे -1 इज लेस दैन 1, -1 इज लेस दैन 1, तो ये रिटर्न हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल रीच टू हियर. हम रिटर्न होके g-1 पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब मेरा प्रिंट अप हो जाएगा n इक्वल्स टू 2. फिर हम, इसका मतलब है कि हमारा जो इस g ऑफ n इक्वल्स टू 2 के अंदर जो भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन और सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं. तो हम रिटर्न हो जाएंगे g ऑफ n इक्वल्स टू 3 के इंस्टेंस में जिसने इसको कॉल किया था, मतलब g2 से ये कॉल हुआ था, g2 पे वो रिसीव हो जाएगा. अब ये g2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, तो हम आ जाएंगे g ऑफ n-3. n-3 मतलब 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो g0 जब कॉल होगा तो क्या होगा, g ऑफ n इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे 0 लेस दैन 1 है, राइट. तो हम रिटर्न हो जाएंगे. रिटर्न हो जाएंगे, वापस से g0 पे आएंगे. अब इसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन है, प्रिंट एफ है. यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट. फिर हम आ जाएंगे g ऑफ n इक्वल्स टू 4 वाले इंस्टेंस में. इसके अंदर हम g3 को कॉल कर रहे हैं, और g3 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है. तो g3 के एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे. वो लाइन है n-3, मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1. देन g ऑफ n इक्वल्स टू 1. g of n equals to 1, then it will check n is less than 1. n is less than 1 नहीं है, n is equals to 1 है. तो यहाँ पे हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट n-1. n-1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये 0 के लिए एक और नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, n इक्वल्स टू 0, और ये हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे. फिर यहाँ जब वापस आएंगे तो इसके बाद मेरा g ऑफ n-3 कॉल होगा. 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2, एंड अगेन इट विल रिटर्न. तो यहाँ पे हमने फिर से कॉल किया g फंक्शन को n इक्वल्स टू -2 के लिए.
और यहाँ से ये मेरा फंक्शन जी ऑफ एन इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से सिर्फ रिटर्न हो जाएगा क्योंकि एन इज लेस देन 1 है। हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो जी0 है वो भी एग्जीक्यूट हो गया, जी ऑफ -2 है ये भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो इंस्टेंस था जी ऑफ एन इक्वल्स टू 1 पे, वो भी हमारा टर्मिनेट हो चुका है। तो अब हम जीवन पे वापस से आ गए हैं। अब जीवन अगर मेरा टर्मिनेट हो गया तो हम प्रिंट ऑफ मेरा होगा, तो एन इक्वल्स टू 4 मेरा प्रिंट हो जाएगा। फिर और यहाँ भी हमारा जी ऑफ -2 पे आने के बाद यहाँ पर मेरा प्रिंट ऑफ एन इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो जाता। So I'm not going to explain printf statement because it will because of स्पेस काफ़ी कम है यहाँ और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको समझने में। दैट्स आई एम नॉट राइटिंग printf। तो यहाँ पे जैसे ही हम जीवन पे आएंगे तो जीवन जब मेरा टर्मिनेट होगा, जीवन मेरा कहाँ टर्मिनेट हो रहा, जब n इक्वल्स टू 4 था। तो जीवन जब टर्मिनेट होगा इसका मतलब है मेरा प्रिंटफ हो जाएगा n इक्वल्स टू 4 यहाँ नेक्स्ट लाइन में, और मेरा ये जो फंक्शन है ये वापस से रिटर्न हो जाएगा जिसने इसको कॉल किया था। इसका मतलब मेरा जी4 से ये कॉल हुआ था जो किसके अंदर है, जी ऑफ एन इक्वल्स टू 5 के अंदर है। तो यहाँ पे मेरा आ, ये एग्जीक्यूट होगा, जी4 मेरा टर्मिनेट होगा, और जी4 के टर्मिनेट होने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में 5 - 3 इक्वल्स टू 2। नाउ जी2 के लिए जी ऑफ एन इक्वल्स टू 2, देन जी ऑफ 2 - 1 1। यहाँ पे जी ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे, जी ऑफ एन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे चेक करेंगे एन लेस देन 1 है, नहीं है, तो जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 के केस में क्या होगा, जी 0, 1 सेकेंड, आई विल लिटिल बिट ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जी ऑफ 0 है, जी ऑफ 0 के केस में जब जी ऑफ 0 कॉल होगा तो जी ऑफ एन इक्वल्स टू 0, और ये 0 इज लेस देन 1 है, राइट, हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जी0 के बाद एक और फंक्शन कॉल होगा जी ऑफ n - 3, जी ऑफ n - 3 मतलब 1 - 3 इक्वल्स टू -2। तो -2 के लिए भी जी ऑफ n इक्वल्स टू -2 एंड इट विल रिटर्न। जब रिटर्न हो जाएगा जी ऑफ -2 पे आ जाएगा, और मेरा जो जी ऑफ n इक्वल्स टू 1 है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जी ऑफ -2 लास्ट वन है, इसके बाद जो प्रिंट होगा वो n इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो जाएगा, और हम वापस से जी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 के इंस्टेंस पे आ जाएंगे जहाँ पे जी ऑफ 1 कॉल हुआ था। अब जी ऑफ 1 भी टर्मिनेट हो गया, अब क्या कॉल होगा, 2 - 3 इक्वल्स टू -1। इसके लिए जी ऑफ एन इक्वल्स टू -1 ये भी मेरा रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे हम रिटर्न होंगे, मतलब इस जी इक्वल्स टू एन, जी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 पे हम रिटर्न होंगे, तो ये लास्ट इसका फंक्शन टर्मिनेट हुआ, फिर मेरा प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर वापस से हम जी2 पे जाएंगे। अब जहाँ पे जी2 भी टर्मिनेट हो गया, अपना जो भी एग्जीक्यूशन था कंप्लीट कर लिया, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 5 प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट, वो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इंस्टेंस है मैंने जी ऑफ एन इक्वल्स टू 5, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल रिटर्न बैक टू गेट ऑफ 5। तो ये गेट ऑफ 5 कहाँ था, ये था गेट ऑफ n इक्वल्स टू 6 वाले इंस्टेंस पे। तो अब यहाँ पे हमें गेट ऑफ 6 - 3 इक्वल्स टू 3। अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है सारे स्टेप्स। तो ये हम पास कर रहे हैं जी ऑफ एन इक्वल्स टू 3 में, जी फंक्शन में। इसके अंदर क्या क्या है, अब वैसे हमने गेट 3 कॉल किया तो 3 मैच हो गए कंडीशन से, 3 लेस देन 1 नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉल होगा जी ऑफ एन 5 है, यहाँ पे एन का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे हमने गेट 5 कॉल हुआ था, और 6 - 3 इक्वल्स टू 3 हमने 3 पास किया है, तो एन इक्वल्स टू 3 है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, जी2। और जी2 के केस में जी ऑफ
n इक्वल्स टू 2। जी ऑफ n इक्वल्स टू 2 के केस में यहाँ पे कंडीशन मैच करेंगे हम, फिर हम आएंगे कॉल करेंगे वापस से 1। जी ऑफ 1 के केस में 1 विल बी मैच्ड, इफ कंडीशन मैच नहीं होगा फिर जी ऑफ 1 n इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1 - 1 जी ऑफ 0। ठीक है, अब जी ऑफ 0 के लिए ये एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, जी ऑफ 0 के लिए इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो जी ऑफ n इक्वल्स टू 0 और ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से रिटर्न हुआ, फिर जी ऑफ n-3, यहाँ पे जी ऑफ n-3 क्या है मेरा, 1 - 3 -2 है, तब इसके लिए कॉल होगा जी ऑफ -2, यहाँ पे जी ऑफ n इक्वल्स टू -2। ठीक है, n इक्वल्स टू -2 है मेरा, तो ये जैसे ही n इक्वल्स टू -2 होगा तो वो ये रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज इट सेटिस्फाइज द इफ कंडीशन। अब हम वापस से जी ऑफ n इक्वल्स टू 1 वाले इंस्टेंस पे आ जाएंगे और यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा n इक्वल्स टू 1। हम फिर वापस रिटर्न हो जाएंगे G1 पे, जब जहाँ की जी ऑफ n इक्वल्स टू 2 वाले इंस्टेंस में थे हम। अब हम G1 मेरा टर्मिनेट हो गया एग्जीक्यूशन, अब मेरा n-3 है, तो 2 - 3 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे ये -1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये इसको हमने जी ऑफ n इक्वल्स टू -1 और ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और यहाँ रिटर्न होने के बाद n इक्वल्स टू 2 प्रिंट ऑफ में आ जाएगा, राइट। अब मेरा जो इंस्टेंस है जी ऑफ 1 और जी ऑफ -1 का, दोनों ही कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो मेरा इंस्टेंस है जी ऑफ n इक्वल्स टू 2, वो भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम वापस से जी ऑफ 2 के बाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्या है, जी ऑफ n-3। तो यहाँ पे मेरा n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में जी ऑफ n इक्वल्स टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा इफ कंडीशन और हम रिटर्न हो जाएंगे। आप रिटर्न होंगे G0, कहाँ पे रिटर्न होंगे, G0 पे, राइट। और G0 के बाद ये G0 किसके अंदर है, किस इंस्टेंस के अंदर है, जी ऑफ n इक्वल्स टू 3 के अंदर है। ठीक है ना, 3 - 1 2 एंड 3 - 3 0। इसके बाद का जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है अब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 प्रिंट हो जाएगा। अब हम वापस से गेट 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब गेट 3 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद जो n का वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ जो n इक्वल्स टू 6 है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और फाइनली हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे। ये जो गेट 6 है वो मेन फंक्शन के अंदर है, ये जो गेट 6 है ये मेरा मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है, राइट। तो अब हमें काउंट करना है कि मेरा जो गेट फंक्शन वो कितनी बार कॉल हुआ है। हमें प्रिंटफ में जो n प्रिंट हो रहा है वो नहीं दिखाना है, हमें कितनी बार कॉल हो रहा है गेट वो हमको दिखाना है। तो इसको हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितनी बार कॉल हुआ है। तो सी मेन फंक्शन से हमारा गेट 6 कॉल हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ कॉल हुआ मेरा, ठीक है ना। देन गेट 5 कॉल हुआ, तो इसने पास किया ये वैल्यू। फिर गेट 4 के लिए, फिर गेट 3 के लिए, फिर गेट 2 के लिए, देन गेट 1 के लिए। ठीक है, गेट 1 के बाद एन जब n इक्वल्स टू 1 था, उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, 0 के लिए यहाँ फिर कॉल हुआ, ये रिटर्न हुआ। फिर जी ऑफ -2 के लिए कॉल हुआ, यहाँ से भी रिटर्न हो गया। ये पूरा इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ, फिर हम रिटर्न हो गए G1 पे, फिर नेक्स्ट इंस्टेंस पे आए, फिर जी ऑफ n इक्वल्स टू -1 के लिए कॉल हुआ। फिर ये पूरा का पूरा जी ऑफ n इक्वल्स टू 2 टर्मिनेट हो गया, हम वो रिटर्न हो जाएंगे गेट n इक्वल्स टू 3 वाले इंस्टेंस पे और हम गेट 0 को कॉल करेंगे। गेट 0 विल पास दिस वैल्यू और ये रिटर्न हो जाएगा। फिर गेट ऑफ n इक्वल्स टू 3 भी मेरा टर्मिनेट हो गया, तो हम वापस से गेट ऑफ n इक्वल्स टू 4 वाले इंस्टेंस पे आ जाएंगे। वहाँ पे मेरा पहला जो सब रूटीन है गेट ऑफ 3 वो कॉल हुआ और वो भी टर्मिनेट हो गया। देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, गेट 1 एग्जीक्यूट होगा, इसने कॉल किया
तो गेट ऑफ n इक्वल्स टू 1। ओके, गेट ऑफ n इक्वल्स टू 1 के अंदर जी जीरो और जी ऑफ -2 कॉल हो रहा। ठीक है, गेट जीरो और गेट -2। तो गेट जीरो के लिए ये मेरा कॉल हो रहा, गेट ऑफ n इक्वल्स टू 0, ये रिटर्न हुआ। फिर गेट ऑफ -2 के लिए ये कॉल हुआ। नाउ दिस इंस्टेंस इज कंप्लीटेड देयर एग्जीक्यूशन, इट विल रिटर्न हियर। और यहाँ पे मेरा प्रिंट ऑफ आ जाएगा n इक्वल्स टू 4। फिर ये पूरा का पूरा इंस्टेंस मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा और वो रिटर्न हो जाएगा गेट ऑफ n इक्वल्स टू 5 वाले इंस्टेंस पे। तो यहाँ पे जहाँ से वो कॉल हुआ तो यहाँ पे गेट ऑफ 4 है। फिर उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है गेट ऑफ 2। गेट ऑफ 2 मैंने फिर से वापस से कॉल किया गेट फंक्शन को, गेट ऑफ n इक्वल्स टू 2। गेट ऑफ n इक्वल्स टू 2 के अंदर गेट ऑफ 1 है, इसने कॉल किया इस फंक्शन को गेट ऑफ n इक्वल्स टू 1। और इस गेट ऑफ n इक्वल्स टू 1 के अंदर गेट ऑफ 0 कॉल हुआ, n इक्वल्स टू 0, ये मेरा ये फंक्शन कॉल हुआ। गेट ऑफ n इक्वल्स टू 0 आया तो हम रिटर्न हो गए वापस। फिर सेकेंड रूटीन कॉल होगा मेरा गेट ऑफ -2। तो यहाँ भी इसने वैल्यू पास किया उस फंक्शन में और हमें वापस से यहाँ रिटर्न हो गए। और फाइनली ये मेरा जो सब रूटीन है गेट ऑफ n इक्वल्स टू 1 के लिए, वो भी मेरा टर्मिनेट हो जाएगा और हम रिटर्न हो जाएंगे गेट ऑफ n इक्वल्स टू 2 वाले सब रूटीन पे और G1 पे। नाउ सेकेंड सब रूटीन विल कॉल g ऑफ -1। यहाँ पे इसने कॉल किया गेट ऑफ n-1 को, फिर ये वापस रिटर्न हो गया। नाउ गेट ऑफ 2 इंस्टेंस इज completed their execution. Now here printf statement will execute and it will print n equals to 5। फिर हम वापस से गेट फंक्शन पे आ जाएंगे जहाँ n इक्वल्स टू 5 था, हम रिटर्न हो जाएंगे। वापस से गेट 3 मीन्स 6 - 3 इक्वल टू 3, गेट गेट ऑफ 3 कॉल होगा। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गेट ऑफ n इक्वल्स टू 3, राइट। फिर गेट ऑफ n इक्वल्स टू 3 के बाद गेट ऑफ 2 कॉल होगा, 3 - 1 2। तो ये मेरा कॉल हुआ। फिर n इक्वल्स टू 2 के अंदर गेट 1 और गेट ऑफ -1 है, तो गेट ऑफ 1 कॉल होगा, n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 कॉल हुआ, उसके अंदर 1 -1 है और 1 -3 है। तो 1 -1 है 0। तो जब g इक्वल्स टू 0 के लिए हमने कॉल किया, ये g ऑफ 0 के लिए ये वाला पार्ट है, ये रूटीन कॉल हुआ। उसके बाद जब ये रिटर्न होगा यहाँ, फिर गेट ऑफ -2, फिर ये यहाँ कॉल किया और ये इस फंक्शन से हम रिटर्न हो गए वापस इस वाले इंस्टेंट पे जब n इक्वल्स टू 1 था। फिर हम यहाँ आ जाएंगे गेट ऑफ n इक्वल्स टू 3 वाले इंस्टेंस पे जहाँ पे g ऑफ n इक्वल्स टू 2 कॉल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमारा g ऑफ n इक्वल्स टू 2 भी कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन। फिर g ऑफ 2 के बाद g ऑफ 0 कॉल होगा, मीन्स यहाँ पे 3 - 3 0 सेकेंड रूटीन कॉल होगा। तो यहाँ पे भी मेरा रिटर्न हो जाएगा, राइट। हम रिटर्न हो जाएंगे जी ऑफ गेट ऑफ 3 वाले इंस्टेंस पे, या सब रूटीन बोलिए आप इसको। तो यहाँ गेट ऑफ 3 पे आ जाएंगे और मेरा गेट ऑफ n इक्वल्स टू 6 के अंदर जो दोनों सब रूटीन है गेट 5 और गेट 3, दोनों अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो गेट 3 के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉल होगा और वहाँ पे n इक्वल्स टू 6 प्रिंट हो जाएगा। एंड फाइनली हम रिटर्न हो जाएंगे मेन फंक्शन में। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ गेट 6 फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड इन मेन फंक्शन, देन हाउ मेनी टाइम्स विल द गेट फंक्शन बी इन्वोक्ड बिफोर रिटर्निंग टू द मेन फंक्शन। मतलब कितनी बार गेट फंक्शन इन्वोक हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके काउंट करते हैं कि कितनी बार इन्वोक हुआ है। तो इसका कलर हमें चेंज करना होगा, हम इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। सी, दिस इज फर्स्ट वन, देन दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर, 5, 6, 7, then 8, 9, 10, 11, 12, then 13, 14, 15, then 16, 17, 18, 19, then 20, 21, 22,
22, 23 और 24, एक शायद मिसिंग है यहाँ पे, एंड G5 के लिए कॉल हुआ 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, फिर G(-2) के लिए हुआ, देन G(-) के लिए हुआ, G(-10) के लिए हुआ 12, दिस फंक्शन G(n-1), राइट। G(-1) के इसको हमने राउंड नहीं किया था, तो यहाँ पे 25, राइट। तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 then 19 then 20 21 22 23 24 25, 25 जो है मेरा G-1 के लिए है। जब यहाँ आया था तो G(n=-1) तभी हम रिटर्न हो गए थे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल मीन्स हाउ मेनी टाइम्स विल द गेट फंक्शन बी इन्वोक्ड, नंबर ऑफ इन्वोकेशन गेट फंक्शन के लिए क्या होगा, 25 होगा। सो मेरा जो करेक्ट आंसर है, आवर करेक्ट आंसर इज 25, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और इसको काफ़ी केयरफुल तरीके से बनाना है, क्योंकि एक छोटा सा गलती भी हमारा आंसर गलत कर देगा, और उसको डिबग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को आप डिबग करते हो तो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, so in the third question we will see what is given, what will be the output of the following C program। एक प्रोग्राम गिवन है void count, और उसमें हम मेन फंक्शन से 3 पास कर रहे हैं, ठीक है, और वो n=3 हो जा रहा है। देन देयर आर सम, दिस इज द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे स्टैटिक इंट d=1 है, 1 हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है, यहाँ पे ये d=1 से इनिशलाइज्ड है। देन वी आर प्रिंटिंग द टू वेरिएबल्स n एंड d, n जो कि हमने पास किया है और d जो कि स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है। देन वी आर डूइंग पोस्ट इंक्रीमेंट d प्लस प्लस, देन वी चेक n ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो मेरा फंक्शन कॉल होगा रिकर्सिवली, अदरवाइज प्रिंट ऑफ विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा ही, और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रिंट ऑफ कॉल होगा, मीन्स प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो भी प्रिंट ऑफ कॉल होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा दोनों ही केस में। सो एनीवे प्रिंट ऑफ विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अब हम देखते हैं कि ये इसका एग्जीक्यूशन होता कैसे। सो फ्रॉम मेन फंक्शन आई एम कॉलिंग काउंट फंक्शन, और ये 3 वैल्यू जो है वो काउंट n=3 में हमने पास कर दिया, ठीक है। नाउ स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास गिवन है d=1, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू अभी क्या है, n की वैल्यू अभी 3 है, तो मेरा 3 प्रिंट हो गया। देन प्रिंट d इज द स्टैटिक वेरिएबल, ये भी मेरा 1 प्रिंट हो गया। यह मतलब कि यहाँ पे n=, ये है प्रिंट 3 और d=, है प्रिंट 1। यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया d प्लस प्लस, इसका मतलब d=1 था, तो 1 + 1 = 2। नाउ वी विल चेक इफ n ग्रेटर देन 1। यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है, राइट। n ग्रेटर देन 1 है मतलब 3 जो है ग्रेटर देन 3। इफ 3 ग्रेटर देन 1, इन दैट केस काउंट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे मेरा काउंट n-1 क्या होता है, 3 - 1 2, ये मेरा 2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेरा यहाँ से काउंट कॉल हुआ, काउंट 2। अब यहाँ पे न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा, और यहाँ पे n=2। अब हम प्रिंट करेंगे n की वैल्यू। n=, क्या है, n=, प्रिंट 2, और यहाँ पे d=, क्या है,
डी इक्वल्स टू प्रिंट, डी हमारा प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब डी का जो वैल्यू है वो हमने इंक्रीमेंट कर दिया था डी इक्वल्स टू 2, बिकॉज डी इज द स्टैटिक वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल नहीं है, इट्स नॉट इट नॉट रिसाइड्स इन द स्टैक। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है बट इन जो, लेकिन ये स्टैक में स्टोर नहीं होता है, ये बेसिकली कोड सेगमेंट में स्टोर होता है। तो अगर इसका कोई भी चेंजेज होता है स्टैटिक वेरिएबल में, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा हर एक इंस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डी हमारा इंक्रीमेंट हुआ था, स्टैटिक वेरिएबल था। डी जो है काउंट एन इक्वल्स टू 3 वाले इंस्टेंस और एक्टिवेशन रिकॉर्ड में अपडेट हुआ था डी का वैल्यू, लेकिन ये दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में भी अपडेट हो रहा है, बिकॉज डी स्टोर होता है आपका कोड सेगमेंट में। तो आप इसको ये लोकली भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। मतलब कि स्टैक जो है वैनिश हो जाता है, बट कोड सेगमेंट में जो भी वेरिएबल है वो वैनिश नहीं होता है। तो इसलिए हम डी को हम किसी भी इंस्टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू प्रिंट 2। नाउ वी विल इंक्रीमेंट डी, डी इक्वल्स टू डी प्लस 1। मतलब डी का वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एन ग्रेटर देन 1, एन की वैल्यू है 2, 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1 है तो मेरा काउंट कॉल हो जाएगा। और काउंट में हमने n माइनस वन किया, मीन्स 2 माइनस 1 1। अगेन ये मेरा कॉल हो जाएगा। काउंट 1 है, काउंट 1 पास हुआ इस फंक्शन में, n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फिर से मेरा प्रिंट होगा n इक्वल्स टू प्रिंट 1। ओके, और d इक्वल्स टू प्रिंट प्रिंट डी। यहाँ पे डी मेरा अपडेट हुआ 3, ये मेरा 3 हो गया, क्योंकि ये जो भी अपडेट हो रहा है वो कोड सेगमेंट में हो रहा है, स्टैक में या लोकली ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम दूसरे इंस्टेंस में इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रिंट 3 हो गया। उसके बाद डी को हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, डी अब क्या वैल्यू हो गया 3 हो गया, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। और नाउ वी विल चेक इफ एन ग्रेटर देन 1, एन की वैल्यू क्या 1, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है तो क्या होगा, तो ये प्रिंट कर देगा डी की वैल्यू। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, तो प्रिंट कर देगा डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, डी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे अपडेट हुआ। अब क्या है कि इस प्रिंट एफ के एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा ये इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा, और ये कॉल कहाँ से हुआ था, काउंट 1 से हुआ था। तो इस काउंट 1 के बाद ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हमें मेरा प्रिंटफ आएगा। हम प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंटफ में मेरा डी प्रिंट हो रहा है, डी की वैल्यू क्या है 4। ओके, नाउ दिस इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, दिस काउंट इज टर्मिनेटेड, क्योंकि मेरा जो लास्ट इंस्ट्रक्शन था, लास्ट जो भी ये प्रिंटफ था वो टर्मिनेट हो गया। अब काउंट में जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए, ये मेरा फंक्शन टर्मिनेट हो गया। अभी हम रिटर्न हो जाएंगे जहाँ से ये कॉल हुआ था। ये कॉल हुआ था काउंट जब n इक्वल्स टू 3 था तब, और ये हुआ था कहाँ से कॉल, काउंट 2 से। तो फिर इसके बाद ये मेरा प्रिंट होगा 4। ये बार बार 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लास्ट में प्रिंट एफ इक्वल्स टू 4 हमने प्रिंट किया, उसमें डी जो था वो अपडेट हो गया था 4 से। अब क्या है कि ये डी जो है स्टैटिक वेरिएबल है और ये कोड सेगमेंट में है, तो जो भी इसका लेटेस्ट वैल्यू होगा वो ही हर इंस्टेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, इट्स नॉट स्टोर्ड इन स्टैक। स्टैक में स्टोर होता है तो वो वापस से डी का वैल्यू जो है मतलब जो लोकली होना चाहिए वो होता, राइट। हर बार वो डी इक्वल्स टू 1 हो जाता अगर लोकली होता तो। लेकिन स्टैटिक है, तो स्टैटिक है तो उस केस में इट विल गो इन कोड सेगमेंट, और जो भी चेंजेज होगा कोड सेगमेंट में वो वैनिश नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा अदर इंस्टेंस में भी। तो इसलिए यहाँ पे जो डी का वैल्यू आ रहा है, डी का वैल्यू 3 नहीं होगा, डी का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर रिटर्न होगा यहाँ, यहाँ पे प्रिंट 4 कर देगा, डी का वैल्यू 2 नहीं होगा, और फाइनली हम मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाएंगे। तो जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा, मतलब जो भी प्रिंट मेरा क्या प्रिंट करेगा, उसको हम यहाँ राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रिंट हो रहा है एन की वैल्यू 3,
उसके बाद डी के वैल्यू 1, उसके बाद ये फिर हम काउंट कॉल कर रहे हैं, फिर मेरा एन की वैल्यू प्रिंट हो रहा है 2, डी के वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है 2, उसके बाद फिर मेरा काउंट कॉल हुआ और एन की वैल्यू प्रिंट हुई 1, देन 3, राइट। अब मेरा इफ़ कंडीशन फेल हो गया, मेरा इफ़ कंडीशन फेल हो गया, तो यहाँ पे मेरा कॉल हो गया, प्रिंट हो गया 4, फिर हम रिटर्न हुए हैं, फिर मेरा प्रिंट हो गया 4, फिर हम रिटर्न हुए, फिर मेरा प्रिंट हो गया 4। तो मैच करते हैं पहले वाले ऑप्शन से, 3122 3122 1313 एंड 444 444 सी 3122 और ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और ये जो स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन। मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, void convert integer n, यहाँ if n is less than 0 then it will print n, otherwise it will call recursively, और हर बार n का वैल्यू हाफ होता जाएगा, और जब ये फंक्शन टर्मिनेट होगा देन इट विल प्रिंट n%2 मीन्स रिमाइंडर प्रिंट करेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन द फंक्शन कन्वर्ट इज कॉल्ड विन एनी पॉजिटिव इंटीजर n एज आर्गुमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंड टर्मिनेट, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड टर्मिनेट, then it will print the binary representation of n but will not terminate, it will not print anything and will not terminate। यहाँ पे हमको देखना है कि क्या ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी भी वेरिएबल का और टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं 5, ओके। और एक चीज़ और हमें देखना होगा कि अगर n लेस देन 0 होता है तो मेरा ये प्रिंटफ होगा, अदरवाइज ये कॉल करेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज n इक्वल्स टू 10 हम ले लेते हैं, ठीक है। वी विल पास n इज लेस देन 0, 10 लेस देन 0 नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमने कन्वर्ट n इक्वल्स टू 10 लिया, और ये n लेस देन में 0 में नहीं जाएगा, इट विल कॉल convert 10 by 2 means 5, then again it will call, ये यहाँ आएगा convert 5, ठीक है। नाउ 5 इज लेस देन 0 नहीं है, फिर से कन्वर्ट कॉल होगा, 5 by 2 इक्वल्स टू 2, नाउ इट विल अगेन कॉल इंट सॉरी void convert n इक्वल्स टू 2 लेस देन 0 नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएगा और इट विल कॉल convert 2 by 2 equals to 1, so again convert n equals to 1, 1 लेस देन 0 है नहीं है, एल्स पार्ट में जाएगा, फिर कन्वर्ट को कॉल करेगा, ये n बाई 2 अब करेंगे, 1 बाई 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 होगा तो क्या होगा कि 0 इज लेस देन 0 है, तो ये आपका 0 लेस देन 0 नहीं है, तो ये फिर ये इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा बट वो एल्स कंडीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट कॉल होगा, फिर से 0, फिर से ये कॉल करेगा, इट मीन्स इट विल नॉट टर्मिनेट, मीन्स दिस प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट, वाई बिकॉज इट इज दिस कंडीशन, इफ कंडीशन में जो n लेस देन 0 है यहाँ पे इक्वलिटी भी होनी चाहिए, तो ही ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कन्वर्ट n बाई 2 जो है कंटिन्यूसली कॉल हो रहा है, राइट। तो ऑप्शन जो है मेरा, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंड टर्मिनेट, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड टर्मिनेट, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन बट विल नॉट टर्मिनेट, ठीक है। इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट। सी यहाँ पे ये कंटिन्यूसली कॉल कर रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, ना ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ना ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पा रहा है।
क्योंकि n लेस देन जीरो तो हो ही नहीं रहा है कभी, क्योंकि n इक्वल्स टू जीरो रहा है। जब तक -1 नहीं होगा तब तक ये इफ कंडीशन में एंटर नहीं करेगा। और एल्स पार्ट में कन्वर्ट जब तक कंप्लीट नहीं करेगा एग्जीक्यूशन, तब तक ये इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमें कुछ प्रिंट आएगा नहीं। इट मीन्स इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट। तो यहाँ डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देर इज वन फंक्शन फंक्शन fun और दिस फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम मेन फंक्शन। जहाँ मेन फंक्शन में मेरे पास लोकल वेरिएबल x इक्वल्स टू 15 और हम जो फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें हम वैल्यू 5 और एड्रेस ऑफ x पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो x इक्वल्स टू 15 हमने मेन फंक्शन में लिखा है उसके लिए एक मेमोरी एलोकेटेड है, मेमोरी एलोकेटेड है जिसमें कि 15 वैल्यू है, राइट। और उस मेमोरी लोकेशन का नाम है x एंड सपोज एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन इज 2000। नाउ जब हम कॉल करेंगे इसको फन फंक्शन को, तो 5 वैल्यू विल गो इन n, ठीक है, और एड्रेस जो है वो डी रेफरेंस हो जाएगा पॉइंटर एफ पी से। तो इसका मतलब है कि मेरा जो पॉइंटर एफ पी है, दिस पॉइंटर एफ पी इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस 15, इसका ही ये एक्स का एड्रेस है। तो हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन होता कैसे है। सी, जब मेन फंक्शन से मेरा फन कॉल होगा, फन एक्स की वैल्यू 5 और एंड m%, तो ये जाएगा फन फंक्शन में n इक्वल्स टू 5 एंड पॉइंटर f अंडरस्कोर p एंड दिस पॉइंटर इज होल्डिंग वैल्यू 15। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ n इज लेस दैन इक्वल टू 1, n लेस दैन इक्वल टू 1 नहीं है तो मेरा t इक्वल्स टू फन फंक्शन कॉल होगा n-1 मतलब 4 और f अंडरस्कोर p, दिस इज द एड्रेस of that variable. Okay, now we will pass this function n equals to 4 and pointer fp। इसमें ये फिर चेक करेंगे हम n इज लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं है, तो इसका मतलब वापस से ये फन फंक्शन को कॉल करेगा और n-1 का मतलब हुआ 3 और एंड एड्रेस। फिर से हम कॉल करेंगे, दिस इज नॉट t, एक्चुअली दिस इज f, दिस इज f, 1 second, sorry, this is t, this is t, दिस इज t एंड दिस इज t। ठीक है, उसके बाद फिर से हम कॉल करेंगे फन फंक्शन को, यहाँ पे फिर हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 और एफ पी पॉइंटर। यहाँ भी n चेक होगा, n लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो t इक्वल्स टू 3-1 2 एंड एड्रेस एफ पी। फिर वो कॉल होगा फन n इक्वल्स टू 2 और डी रेफरेंस पॉइंटर। फिर हम चेक करेंगे n लेस देन इक्वल टू 1 है नहीं है, तो फिर t इक्वल्स टू एफ ऑफ n-1 1 और एफ पी एड्रेस। नाउ अगेन आई विल कॉल दिस फन फंक्शन, यहाँ पे जाएगा एफ एन इक्वल्स टू 1 और डी रेफरेंसिंग पॉइंटर एफ पी। ओके, और यहाँ n इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा और इफ n इज लेस दैन इक्वल टू 1 है, इसकी वजह से ये पॉइंटर एफ पी इक्वल्स टू मेरा 1 चला जाएगा और हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे 1 डाल के 1 से। तो यहाँ जैसे हम पॉइंटर एफ पी इक्वल्स टू 1 करेंगे तो जो मेरा जो एफ पी है
एफ पी जो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस समय वो उसमें 15 था, अब वो उसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने 15 को रिप्लेस कर दिया 1 से, और हम रिटर्न हो जाएंगे। अब हम रिटर्न हो जाएंगे 1 से, तो 1 जो है वो टी में असाइन हो जाएगा। यहाँ 1 जो है टी में असाइन हो जाएगा, राइट। और एफ इक्वल्स टू टी प्लस पॉइंटर एफ पी, मतलब 1 प्लस पॉइंटर एफ पी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 2। ओके, उसके बाद टी एफ का वैल्यू मेरा 2 है। ऐड होने के बाद जो रिटर्न वैल्यू आया वो टी में आया, राइट। तो हाँ ठीक है, इस फिर यहाँ पे पॉइंटर एफ पी इक्वल टू टी हुआ, राइट। अब क्या करेंगे, पॉइंटर एफ पी में मेरा टी वैल्यू आ गया। पॉइंटर एफ पी में मेरा टी वैल्यू आ गया, मतलब जो रिटर्न मिला था हमें वो 1 है ऑलरेडी। उसके बाद हम रिटर्न एफ कर देंगे। रिटर्न एफ, एफ के वैल्यू क्या है 2 है, तो अब जो है टी का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, टी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब हम एफ इक्वल्स टू क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू टी प्लस पॉइंटर एफ पी। एफ इक्वल्स टू टी क्या है 2 है, पॉइंटर एफ पी क्या है 1 है, 2 प्लस 1 3। उसके बाद पॉइंटर एफ पी में टी का वैल्यू डाल देंगे, टी का वैल्यू 2 है। ओके, तो टी का वैल्यू 2 है, वो एफ पॉइंटर एफ पी में चला गया, तब ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एफ। एफ की वैल्यू क्या है 3। जब 3 चला जाएगा आगे तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 3, और एफ इक्वल्स टू हो जाएगा टी प्लस पॉइंटर एफ पी। टी क्या है 3, पॉइंटर एफ पी क्या है, पॉइंटर एफ पी है 2 मेरा। ठीक है, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और पॉइंटर एफ पी में हम टी का वैल्यू डालेंगे जो कि है 3, और हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे किस वैल्यू से, एफ से। एफ क्या है 5, एफ क्या है 5। यहाँ पे जो पॉइंटर एफ पी में 3 आया है वो 3 मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा, ये मेमोरी लोकेशन में 3 चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रिटर्न 5, यहाँ टी इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ एफ इक्वल्स टू टी, टी क्या 5 प्लस पॉइंटर एफ पी क्या है 3 इक्वल्स टू 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर एफ पी में टी का वैल्यू डालेंगे जो कि 5 है। तो हमने जैसे ही डाला तो ये जो 3 जो है 3 बिकम्स 5। ओके, 3 becomes 5 and we will return f। f की वैल्यू क्या है 8। ये रिटर्न होके कहाँ चली जाएगी, क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन है, जो ये जो फंक्शन जो कॉल हुआ था वो फाइनली एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ से वो रिटर्न हो रहा है, और ये रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा, और हमें जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा 8। जो मेरा वैल्यू प्रिंट होगा वो हो जाएगा मेरा 8। देखते हैं क्या है 8 आंसर है कि नहीं। अ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को भी पास बाय रेफरेंस को समझने में दिक्कत है, मीन्स अगर वो रियल टाइम में या वो कैसे किसी भी प्रोग्राम में उसको यूज़ करे, अगर वो उसको समझना है देन ही कैन रेफर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपका पासवर्ड रेफरेंस मेमोरी लोकेशन में कैसे कोई वैल्यू अपडेट होता है, ये चीज़ें क्लियर करनी है, देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली योर कॉन्सेप्ट विल बी अपडेटेड, और कोई भी इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
I think there is 5 question only in this video. Okay. So students, I'm going to wrap up this video lecture. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।